हेलो दोस्तों, हिस्ट्री विद आनंद सर मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। झारखंड के इतिहास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग उत्तर मुगल कालीन झारखंड को जो है सो देखने का प्रयास करते हैं। उत्तर मुगल काल औरंगजेब की मृत्यु और 1857 के बीच के काल को कहते हैं। मतलब 1707 से लेकर 1857 तक का जो पीरियड था वो उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मुगल काल में हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड के जो क्षेत्रीय राजवंश थे, तो पूर्व की तुलना में हम लोग देखें तो उत्तर मुगल काल में क्षेत्रीय राजवंशों की स्थिति में लगातार जो है सो गिरावट आने लगी और जो क्षेत्रीय राजवंश के जो राजा लोग थे तो उनकी शक्ति में भी लगातार ह्रास होता चला गया। अब हम लोग पाते हैं क्या कि उत्तर मुगल काल में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्रीय राजा जो पहले मुगल बादशाहों को टैक्स देते थे, लगान देते थे, तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ कि बहुत सारे क्षेत्रीय राजाओं ने मुगलों को लगान देना जो है सो बंद कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि मुगलों का आक्रमण एक प्रकार से फिर से आरंभ हो गया और यहाँ के क्षेत्रीय राजवंशों के राजाओं पर लगान के लिए दबाव जो है सो बढ़ाया जाने लगा। ठीक है, अब हम लोग पाते हैं क्या कि जैसे उत्तर मुगल काल में अगर छोटा नागपुर खास के नागवंश की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पाते हैं क्या कि नागवंश के अंतर्गत राम शाह जो है वो शासक बना 1690 में, है ना। रघुनाथ शाह के पश्चात राम शाह जो है वो शासक बना नागवंश के अंतर्गत 1690 से 1715 तक जो है सो इसका शासन काल था और ये बहादुर शाह प्रथम के जो है सो समकालीन था। ठीक है, राम शाह के पश्चात हम लोग देखते हैं कि यदुनाथ शाह जो है वो शासक बना 1715 से 24 जो है सो इसका काल था और ये फर्रुखसियर के जो है सो समकालीन था। इसके पश्चात हम लोग यदुनाथ शाह के संबंध में एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसी ने जो है सो नागवंश की राजधानी पालकोट में जो है सो स्थापित की, है ना। मतलब दोईसा से अब राजधानी का ट्रांसफर जो हुआ वो पालकोट हो गया और पालकोट राजधानी बनाने वाला जो नागवंशी शासक था उसका नाम यदुनाथ शाह था। इसको आप ध्यान में रखेंगे और ये फर्रुखसियर के समकालीन था। फिर हम लोग देखते हैं कि यदुनाथ शाह के बाद शिवनाथ शाह जो है वो नागवंशी शासक हुआ जो 1724 से लेकर 33 तक इसका काल था और ये मोहम्मद शाह के समकालीन था। मुगल शासक मोहम्मद शाह जिसको हम लोग रंगीला के नाम से भी जानते हैं, उसके समकालीन शिवनाथ शाह था। फिर हम लोग उदयनाथ शाह के शासन को देखते हैं। उदयनाथ शाह का काल 1733 से 40 तक रहा और यह भी मोहम्मद शाह रंगीला का ही समकालीन था। अब उदयनाथ शाह के पश्चात जो नागवंशी शासक हुआ वो महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि उदय नाथ शाह के पश्चात जो श्याम सुंदर नाथ शाह जो नागवंशी राजा हुआ, तो श्याम सुंदर नाथ शाह का जो शासन काल था वो 1740 से 1745 तक था और एक तरह से देखे तो यह भी मोहम्मद शाह रंगीले का ही समकालीन था। तो श्याम सुंदर नाथ शाह इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के समय हम लोग पाते हैं कि झारखंड में मराठों का जो है सो आक्रमण हुआ और मराठों का आक्रमण इस इतना प्रभावशाली जो है सो साबित हुआ कि झारखंड से मुगल प्रभाव जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, हम लोग पाते हैं क्या कि इसके समय में मराठों का नागवंश पर पहली बार जो है सो आक्रमण हुआ, है ना। और हम लोग पाते हैं कि ये आक्रमण जो है 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक जो है सो चलता रहा, है ना। बार बार मराठा आक्रमण से जो है सो नागवंशी राजा आक्रांत होते रहे। जो प्रक्रिया श्याम सुंदर नाथ शाह के समय आरंभ हुई तो हम लोग पाते हैं कि श्याम सुंदर नाथ शाह के समय जो मराठा आक्रमण हुआ तो हम लोग 1742 में पहली बार जो है सो मराठा आक्रमण को देखते हैं और ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो उसका नाम याद रखना है भास्कर राव के जो है सो नेतृत्व में, है ना। मतलब कि झारखंड पर आक्रमण करने वाला पहला जो मराठा सरदार था, है ना, जो नेता था वो भास्कर राव था। फिर हम लोग पाते हैं क्या कि रघुजी भोसले,
ठीक है। रघुजी भोसले के द्वारा भी जो है सो झारखंड पर आक्रमण हुआ, मतलब कि हम लोग पाते हैं कि भास्कर राव झारखंड पर आक्रमण किया, झारखंड के रास्ते झारखंड को लूटते हुए वो बंगाल तक पहुंचा, लेकिन बंगाल के अली वर्दी खां के द्वारा जो है सो उसको भगा दिया गया। फिर रघुनाथ जो है रघुजी भोसले है ना, जिसको रघुनाथ भोसले भी हम लोग कहते हैं, तो रघुजी भोसले का भी जो है सो आगमन होता है 1743 ईस्वी में। और रघुजी भोसले के आक्रमण के शीघ्र बाद हम लोग पाते हैं कि पेशवा का भी जो है सो झारखंड में आगमन होता है ना। बालाजी बाजीराव जो उस समय पेशवा थे, तो पेशवा भी जो है सो झारखंड आते हैं, ठीक है। और कहा जाता है कि रघुजी भोसले और पेशवा के बीच में जो है सो एक संधि होता है, जिसमें रघुजी भोसले को अधिकृत किया जाता है झारखंड में मराठा प्रभाव स्थापित करने के लिए। मतलब कि जो पेशवा बालाजी बाजीराव थे, तो बालाजी बाजीराव ने रघुजी भोसले को झारखंड में मराठा प्रभाव स्थापित करने के लिए अधिकृत किया, ठीक है। हम लोग पाते हैं क्या कि नागपुर, जो महाराष्ट्र में जो नागपुर है, तो नागपुर का क्षेत्र भोसले ग्रुप के द्वारा जो है सो शासित होता था। तो नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर से ही हम लोग पाते हैं क्या कि ये छोटा नागपुर जो शब्द आया, तो माना जाता है कि भोसले के द्वारा, रघुजी भोसले के द्वारा शासित नागपुर से ही छोटा नागपुर शब्द की जो है सो उत्पत्ति हुई। और पहली बार हम लोग देखते हैं कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, जिनका नाम आप याद रखिएगा, J.H. हेविट उनका नाम था। तो कहा जाता है कि इन्होंने ही कहा था कि भोसले परिवार द्वारा शासित नागपुर से छोटा नागपुर शब्द का जो है सो जन्म हुआ, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और हम लोग पाते हैं क्या कि इसके पश्चात मराठों का बार बार जो है सो झारखंड क्षेत्र में प्रवेश हुआ। लूट की जो है सो एक परंपरा सी जो है सो आरंभ हो गई, जिसको हम लोग मराठा लूट के नाम से हम लोग जानते हैं। हम लोगों को उल्लेख मिलता है कि 1748 से लेकर 50 के बीच, मतलब ये 2 साल का जो समय रहा, इसमें हम लोग पाते हैं कि मराठाओं के कई आक्रमण हुए, कई जगह लूट की घटनाएं घटी, है ना। और एक मीर हबीब नाम का जो है सो मराठा सरदार था। तो मीर हबीब के नेतृत्व में 1748 से 50 के बीच में हम लोग पाते हैं क्या कि झारखंड में का जमकर जो है सो शोषण किया गया, झारखंड में जम करके जो है सो लूट की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, ठीक है। अब इतना हम लोग देखते हैं कि नागवंशी राजाओं के संदर्भ में इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग अगर देखें तो उत्तर मुगल काल में पलामू में चेरो वंश की क्या स्थिति थी, तो हम लोग पाते हैं क्या कि मेदिनी राय के पश्चात चेरो राज्य में साहेब राय का शासन स्थापित हुआ। साहेब राय 1716 ईस्वी तक जो है सो शासन करता है। साहेब राय के पश्चात रंजीत सिंह का जो है सो शासन आरंभ हुआ, जो 1716 से 22 तक का शासन काल था। और उसके पश्चात चेरो वंशी जो राजा हुआ, उसका नाम था जय कृष्ण राय। इसको याद रखिएगा, जय कृष्ण राय 1722 से 70 तक का जो है सो इसका पीरियड था। और कहा जाता है कि जय सिंह राय जो था वो एक अयोग्य राजा साबित हुआ। और इसी के समय पलामू राज्य में जो है सो अराजकता जो है सो व्याप्त हो गया। और इसी अराजक स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास कई दूसरी शक्तियों के द्वारा किया गया, चाहे वो मराठे हों या फिर अंग्रेज हों, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव भी हम लोग देखते हैं कि स्थापित हो चुका था एक प्रकार से। हम लोग पाते हैं कि 1760 में अंग्रेजों के द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मिदनापुर पर जो है सो अधिकार स्थापित कर लिया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी अब पलामू के किले को जीतने का जो है सो प्रयास आरंभ कर दी थी, क्योंकि मराठा आक्रमण से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सुझाव दिया गया था कि पलामू के किले पर जो है सो वो अपना नियंत्रण स्थापित करे, है ना। तो जयकृष्ण राय के समय ही पलामू राज्य की स्थिति पूरी तरह से जर्जर हो गई। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब उत्तर मुगल काल में हम लोग पाते हैं क्या कि सिंहभूम में सिंह वंश का जो है सो शासन था। सिंह वंश के जो राजा थे, पोराहाट से जो है सो ये लोग शासन करते थे। और सिंहभूम का जो सिंह वंश था, तो हम लोग पाते हैं क्या कि इसमें उत्तर मुगल काल में बहुत सारे शासक हुए। तो कौन कौन से शासक
हुए। तो एक तो था काशीराम सिंह, तो काशीराम सिंह की कोई विशेष उपलब्धि नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। फिर छत्रपति सिंह राजा हुआ, उसके बाद अर्जुन सिंह प्रथम जो है सो राजा हुआ, है ना, सिंहवंशी राजा मतलब पोरहाट का राजा। फिर जगन्नाथ सिंह जो है सो राजा हुआ, जगन्नाथ सिंह के बाद फिर पुरुषोत्तम सिंह जो है सो राजा हुआ, और पुरुषोत्तम सिंह के पश्चात जो राजा हुआ सिंह वंश का वो हुआ अर्जुन सिंह द्वितीय। अर्जुन सिंह द्वितीय को आपको ध्यान में रखना है, क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अर्जुन सिंह द्वितीय का लालन पालन उसके चाचा विक्रम सिंह ने जो है सो किया था। ठीक है। अतः अर्जुन सिंह द्वितीय ने क्या किया कि अपने चाचा को मतलब विक्रम सिंह को जो है सो एक जागीर दी, और इस जागीर को सिंहभूम पीर के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें 12 गांव जो है सो शामिल था। मतलब ऐसा समझिए कि अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांव जो है सो वो गिफ्ट किया, है ना, उपहार में दिया। ठीक है। विक्रम सिंह ने क्या किया कि उनको जो ये 12 गांव वाला जो जागीर मिला था उसका उन्होंने विस्तार आरंभ किया, और शीघ्र ही इस जागीर को एक छोटे राज्य में जो है सो तब्दील कर दिया, है ना। और यही राज्य जो है वो सरायकेला राज्य के नाम से जो है सो जाना गया। सरायकेला को ही इस जागीर की राजधानी जो है सो बनाया विक्रम सिंह ने, और आगे उसको सरायकेला राज्य का जो है सो नाम दिया गया, जो पूरे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सरायकेला एक देसी रियासत था। ठीक है ना। तो हम लोग पाते हैं क्या कि विक्रम सिंह ने सरायकेला राज्य की जो है सो स्थापना की थी, जो कि एक निश्चित समय के पश्चात हम लोग पाते हैं क्या कि यह जो सरायकेला जो राज्य था ये पोरहाट राज्य से भी जो है सो आगे निकल गया, चाहे वो शक्ति का मामला हो या समृद्धि का मामला हो, है ना। पोरहाट को काफी पीछे छोड़ दिया है सरायकेला राज्य। और एक चीज और ध्यान रखना है कि सरायकेला और खरसावां, है ना, तो लगभग इसी दौरान हम लोग पाते हैं क्या कि पदम सिंह के द्वारा हम लोग पाते हैं कि खरसावां राज्य की भी जो है सो स्थापना की जाती है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि पदम सिंह ने खरसावां राज्य की स्थापना की थी, और विक्रम सिंह ने जो है सो सरायकेला राज्य की स्थापना की थी। ये दोनों देसी रियासत ब्रिटिश शासनकाल के दौरान मौजूद थे, और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 562 जो देसी रियासतें थीं जिनको भारतीय संघ में मिलाना था, उन 562 देसी रियासतों में 2 देसी रियासत हमारे झारखंड से थी, एक खरसावां और एक जो है सो सरायकेला। ठीक है। इन दोनों को जो है सो भारतीय संघ में मिलाया गया, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। फिर हम लोग पाते हैं कि अर्जुन सिंह द्वितीय के पश्चात अमर सिंह जो है सो राजा बना। ठीक है। सिंह वंश का राजा बना, और उसके पश्चात फिर जगन्नाथ सिंह चतुर्थ का जो है सो शासन स्थापित हुआ। तो अर्जुन सिंह द्वितीय की तरह जगन्नाथ सिंह चतुर्थ को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्यों? क्योंकि इसी के समय जो है सो सिंह राज्य में, सिंह वंशी राज्य में अराजकता जो है सो व्याप्त हो गई, और इसी के समय हम लोग देखते हैं कि 1767 में अंग्रेजों का जो है सो सिंहभूम में प्रवेश हुआ, है ना। मतलब हम लोग को पता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि सिंहभूम के रास्ते ही जो है सो अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हुआ था 1767 में, है ना। अंग्रेजों का झारखंड में जो है सो प्रवेश हुआ। तो इस समय सिंहवंशी राजा कौन था ये पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो आप याद रखिएगा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय ही 1767 में अंग्रेजों का सिंहभूम क्षेत्र में जो है सो प्रवेश हुआ, है ना। अब हम लोग पाते हैं कि जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय में एक प्रकार से अराजकता जो है सो व्याप्त हो गई, पोरहाट राज्य में जो है सो अराजकता व्याप्त हो गई। उसका भरपूर लाभ जो है सो अंग्रेजों के द्वारा उठाया गया। ठीक है। अब इस सिंहवंशी राज्य के अंतर्गत हम लोग पाते हैं क्या कि उत्तर मुगल काल में जो पूरे कोल्हान का जो इलाका था, तो एक तो पोरहाट का राज्य था, सिंहवंशी राज्य था। इसके अतिरिक्त हम लोग पाते हैं कि ढालभूम क्षेत्र में, है ना, ढाल राजाओं का जो है सो शासन था। एक छोटे से क्षेत्र में ढाल राजाओं का जो है सो शासन था। और हम लोग पाते हैं क्या कि कोल्हान क्षेत्र के ही एक भाग में जो है सो हो देशम या कोल लोगों का जो है सो शासन था। ठीक है ना। और हम लोग पाते हैं कि जिसको आप चाईबासा और पूर्वी जमशेदपुर का जो पूरा इलाका था, तो एक प्रकार से ये उत्तर मुगल काल में 3 भाग में जो है सो बटा हुआ था। एक तो पोरहाट का राज्य था, एक ढाल राजाओं का जो है सो राज्य था, और एक जो है सो हो देशम मतलब कि कोल लोगों का एक जो है सो क्षेत्र था, है ना। कोल लोगों का माने जो एक बहुत बड़ा एरिया जो हो देशम का जो था, जहाँ मुख्य रूप से हो जनजातियों का जो है सो निवास था, और भी बहुत सारे जनजाति लोग जो हैं सो रहा करते थे। इनको सम्मिलित रूप से
कोल जो है सो पुकारा जाता था इनको, तो कोल लोगों का। कभी भी इन्होंने जो है सो किसी भी शक्ति के शासन को जो है सो स्वीकार नहीं किया, अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को इन्होंने जो है सो बनाए रखा, और इन्होंने ही जो है सो पोरहाट राज्य को कमजोर करने में हो देशम की ही जो है सो प्रमुख भूमिका रही थी। इसकी चर्चा भी हम लोग आगे जो है सो करेंगे। और हम लोग पाते हैं क्या कि उत्तर मुगल काल में ही हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों का जो है सो झारखंड में जो है सो प्रवेश होता है। अब अंग्रेज लोग, हम लोग चर्चा किया कि 1760 में मिदनापुर पर जो है सो अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, और अंग्रेज लोग जो हैं अब झारखंड, पूरे झारखंड को जो है सो अपना जो है सो नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? तो इसको एक लाइन में कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अपना औपनिवेशिक हित साधने के लिए झारखंड को भी जो है सो अपने प्रभाव में लेना चाहती थी, झारखंड को भी अपने पूरे नियंत्रण में जो है सो लेना चाहती थी। तो 1767 में झारखंड में प्रवेश से जो प्रक्रिया आरंभ हुई, तो करीब करीब 1837 में जो है सो ये प्रक्रिया पूरी हुई, और पूरे कोल्हान को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है सो अपने प्रभाव में ले लिया। अब झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश क्यों हुआ, है ना, क्या क्या उद्देश्य थे प्रवेश के, फिर इस क्षेत्र में जब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तो किन किन राजाओं के साथ इनका जो है सो संघर्ष हुआ, है ना, इसको अपने अगले वीडियो में जो है सो हम प्रस्तुत करेंगे कि कैसे झारखंड में अपना प्रभाव ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करता है, और यहाँ के क्षेत्रीय जो राजा थे कैसे एक राजा से एक जमींदार में जो है सो तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।